हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस की थी कि हमारे पास फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट क्या है। इसमें हमारे पास एटम के जितने भी पार्टिकल्स है वो सब हमारे पास फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में आते हैं। फिर मैंने मेन जो बात है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट के हवाले से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये भी पिछले लेक्चर के साथ रिलेटेड है, तो अपने पास ये नोट कर ले। देखिए, एक हमारे पास है फंडामेंटल पार्टिकल। क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास वो पार्टिकल है जो कि सब एटम्स में प्रेजेंट हो, चाहे वो हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में 99% एलिमेंट में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें आप देखें तो हमारे पास इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अरे सर, इसमें तो न्यूट्रॉन नहीं है। अरे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्लूटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सिर्फ प्लूटियम में न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी में प्लूटियम में भी है, ड्यूटेरियम में भी है और ट्रिटियम में भी है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो जो हमारे पास सब एटम्स में प्रेजेंट है उसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल में क्या आता है? अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के कंसेप्ट के मुताबिक इस फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है इसमें, और तीसरा हमारे पास न्यूट्रॉन है। ये तीनों पार्टिकल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है? हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों को आप देख लो। ठीक है, इसके अलावा एक और कंसेप्ट है और ये भी एमसीक्यूज इसमें आते हैं, आए भी हैं, आप देख सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल का। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास वो पार्टिकल्स है, द पार्टिकल्स that are not made from further small particle, जो कि फर्दर स्मॉल पार्टिकल से नहीं बना है, वो पार्टिकल्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल यहाँ पर अपने पास नोट कर ले। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल से नहीं बना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लेप्टॉन भी आते हैं। लेप्टॉन हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये अदर पार्टिकल से नहीं बना है। इसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं? क्वार्क्स आते हैं। क्या आते हैं? क्वार्क्स। और क्वार्क्स के हमारे पास 6 टाइप है। ये 6 जो टाइप्स है, इसमें हमारे पास अप क्वार्क्स है, इसमें डाउन क्वार्क्स है, इसमें बॉटम क्वार्क्स है, इसमें स्ट्रेंच क्वार्क्स है, एटसेट्रा। इसमें ये क्वार्क्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये किसी भी पार्टिकल से नहीं बना है, ये एग्जिस्ट करता है सेपरेटली। ठीक है, तो वो पार्टिकल जो कि सेपरेटली एग्जिस्ट करता है या फर्दर पार्टिकल से नहीं बना है, उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो, समझ में आया? अब सर, क्या ऐसे भी पार्टिकल हो सकते हैं जो कि फर्दर किसी पार्टिकल से बना हो? बिल्कुल, उस पार्टिकल को हम कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल। क्या? कंपोजिट। एलिमेंट्री पार्टिकल का उलट क्या है? कंपोजिट पार्टिकल।
तो इसका डिफिनीशन आप इस तरह लिख के, द पार्टिकल दैट मेड फर्दर फ्रॉम अदर पार्टिकल, जो कि अदर पार्टिकल से बना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपोजिट पार्टिकल के। बस सिर्फ ये कि द पार्टिकल दैट आर नॉट की जगह मेड फ्रॉम फर्दर स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड कंपोजिट पार्टिकल। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपके पास क्वार्क से बना है, 3 क्वार्क से बना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बना है, ये आपके पास कंपोजिट पार्टिकल है। इसके अलावा हेड्रॉन है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास कंपोजिट पार्टिकल है, मतलब ये फर्दर पार्टिकल से बना है। तो ये एमसीक्यूज आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट पार्टिकल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्री पार्टिकल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल में भी आता है, एलिमेंट्री में भी आता है, कोई बात नहीं, ठीक है। एलिमेंट्री का कंसेप्ट अलग है, फंडामेंटल का कंसेप्ट अलग है, ठीक है। एलिमेंट्री और कंपोजिट का पार्टिकल जो है ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ये कंसेप्ट एक दूसरे का अलग है। फंडामेंटल तो अपना एक कंसेप्ट है जो कि सब एटम में प्रेजेंट हो, उसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब अपने पास हेडिंग डाल दे प्यारा सा, फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। इसका डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट का क्या मतलब है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लिया, ठीक है। देखो फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे शेल, फिर हम बात करेंगे सब शेल का कि सब शेल हमारे पास क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ऑर्बिटल। आज हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ शेल पर होगा। सर ये क्यों, अरे इसमें बहुत नॉलेज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शेल पर होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास सब शेल और ऑर्बिटल दोनों पर कंबाइन होगा, ठीक है। तो शेल हमारे पास क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये जो शेल है, ये शेल है, इसका अदर नेम आप लिखे कि इसको मैं और नेम क्या कह सकता हूँ, अदर नेम्स। इस शेल का अदर नेम है ऑर्बिट, इसको मैं ऑर्बिट भी कह सकता हूँ, एक नाम। दूसरा नाम, इसका नाम है एनर्जी लेवल, क्या, एनर्जी लेवल, इसको मैं एनर्जी लेवल भी कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहता हूँ, ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब देखो शेल हमारे पास होता क्या है, शेल, तो शेल हमारे पास द नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में तो आते हैं, लेकिन मैं इस तरह लिखूंगा द स्पेसिफिक imaginary circular path around the nucleus के इर्द गिर्द, around the nucleus are called, इसको मैं क्या कहूँगा, are called shell, इसको मैं कहूँगा शेल। द स्पेसिफिक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। अब इमेजिनरी का कंसेप्ट मैंने क्यों लगाया, इमेजिनरी का कंसेप्ट इसलिए लगाया क्योंकि ये आप देख नहीं सकते, ये फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि द स्पेसिफिक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। सर डिफिनीशन तो मैंने याद किया लेकिन समझ नहीं आया यार, मतलब क्या है, मतलब आपको अंडरस्टैंड करते। देखो ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मार्कर है, ठीक है, और ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, तीसरा मार्कर है, ठीक है। अब इन तीनों मार्कर ने कैसा शेप बनाया, वेरी गुड, शाबाश, ट्रायंगल बनाया सर, बिल्कुल ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल इसने क्यों बनाया, क्योंकि ये स्पेस में इस मार्कर के लिए जगह खाली था तो वहां पर उसने ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल तो दीवार के अंदर में नहीं बना सकता क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है, तो मतलब स्पेस में इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन का जगह खाली था, दूसरे का जगह खाली था,
और तीसरे का जगह खाली था, तो मतलब एक ट्रायंगल का जगह इसमें खाली था, तो इस वजह से उसने एक ट्रायंगल जो है इस मार्कर में बनाया। अब अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि क्या अगर मैं इस मार्कर को रिमूव कर लो तो स्पेस में ट्रायंगल की जगह अब भी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है सर, इसमें ट्रायंगल की जगह है। तो क्या आप इमेजिनरी ट्रायंगल स्पेस में बना सकते हो? बिल्कुल सर बना सकता हो, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब देखो सर, ये मार्कर है हमारे पास, अगर इस मार्कर के इर्द गिर्द मैं इसको जो है इस तरह घुमाता हूं तो ये मार्कर, या चलो मैं इसको करता हूं, ये ब्लैक मार्कर किस शेप में घूमता है सर? ये सर्कल में घूमता है। वेरी गुड, शाबाश, ये सर्कल में घूमता है। अगर मैं इस मार्कर की मोशन रोक दूं, क्या इस मार्कर के गिर्द अब सर्कल प्रेजेंट है? बिल्कुल सर, इसके गिर्द तो सर्कल प्रेजेंट है। अगर सर्कल ना था तो ये मार्कर सर्कल में ना घूमता। तो सर्कल का कंसेप्ट है लेकिन आप देख नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, तो इस वजह से मैंने कह दिया द स्पेसिफिक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल। इसको मैं क्या कहूंगा? शेल। अब सर क्या मैं इसको सर्कल कह सकता हूं? सर्कल आप नहीं कह सकते। क्यों सर्कल नहीं कह सकते? मैं बताए, ये शेल हमारे पास अलग कंसेप्ट है और सर्कल हमारे पास अलग कंसेप्ट है। सर्कल हम सिर्फ इसी तरह एक स्पेसिफिक पाथ को कहते हैं, लेकिन शेल जिस तरह हमारे पास फुटबॉल होते हैं ना, इसमें अंदर जो है टूप होते हैं और फिर इस पर इसी तरह एक गिलाब जो है इससे इस पर चढ़ा हुआ होता है, तो इस गिलाब को हम शेल कहते हैं। ये फुटबॉल का शेल है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दो, एग है हमारे पास, शतरमुर्ग का एग है, या क्या बोलते हैं, मुर्गी का एग है। तो उस मुर्गी का एग के इर्द गिर्द जो क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको यार, पश्तो में हम इसको बोलते हैं कोसड़ा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो शेल है, एक्चुअली यहाँ पर वो शेल का कंसेप्ट है। ये एटम तो, ये सॉलिड तो एक्चुअली 3 डायमेंशन है ना, वो भी आपके पास, फुटबॉल भी आपके पास 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन आपके पास शेल है, ठीक है। तो इसलिए हम शेल का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्बिट का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सर्कल का कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो शाबाश, वेरी गुड। देखो, ये शेल है हमारे पास, तो ये शेल हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होंगे। इसी तरह ये हमारे पास शेल है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास शेल है। अब देखो, ये शेल तो हमारे पास है, लेकिन न्यूक्लियस के जो करीब शेल होगा इसको मैं के शेल, फिर हमारे पास एल, के एल, एम, फिर हमारे पास एन, और इसी तरह हमारे पास ओ, और इसी तरह हमारे पास के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी तरह आगे जाओ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि हमारे पास एक एटम है, उस एटम में कितने शेल अवेलेबल होंगे, तो आप इसको क्या आंसर देंगे? मैं आपको एमसीक्यूज देता हूं। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज अपने पास नोट कर ले। द नंबर ऑफ शेल, द नंबर ऑफ शेल फ्रॉम a specific, from a specific atom, from a specific atom आर, ये कितना है? ऑप्शन ए ये आपके पास 1 है, ऑप्शन बी ये आपके पास जो है 8 है, ऑप्शन सी ये आपके पास 7 है, ऑप्शन डी ये आपके पास इनफाइनाइट है। कितना है? तो यहाँ पर आप, मुझे पता है आप इनफाइनाइट कभी भी ना करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि शेल हमारे पास इनफाइनाइट तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास पीरियड जो है 7 है, तो लिहाजा 7 मैक्सिमम हो सकते हैं, और पीरियड हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, मतलब इन दोनों में हमें शक है, इन दोनों में है, बाकी ये बी और डी नहीं है। मैं आपका दिमाग थोड़ा घुमाता हूँ, इसमें ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसमें इनफाइनाइट आते हैं। क्या आते हैं? इनफाइनाइट इसमें आते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। अरे सर बता तो दिया, अब कंसेप्ट भी समझा देना, समझा रहा हूं। अब देखो,
ये हमारे पास मार्कर है, ये मार्कर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस मार्कर के गिर्द सर्कल कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं सर? 2 बन सकते हैं? नहीं। अब डिपेंड करता है कि आप सर्कल को एक दूसरे से कितने फासले पर आप खींचते हो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस मार्कर के इर्द गिर्द नामालूम इनफाइनाइट जो है सर्कल बनते हैं? एग्जैक्टली कह सकता हूं। इसके इर्द गिर्द कितने सर्कल बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो लिहाजा एक एटम है हमारे पास, एक एटम के इर्द गिर्द हमारे पास फासला तो ज्यादा है, मतलब इनफाइनाइट शेल हमारे पास हो सकता है। सब कंसेप्ट समझा रहा हूं यार, जब शेल का कंसेप्ट खत्म हो जाए फिर आप क्वेश्चन करें ना। सब कंसेप्ट मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि सब कंसेप्ट मैं समझाऊंगा। सिर्फ आप ऐसा समझे कि मुझे अब शेल का पता ही नहीं है और मैं सर से अंडरस्टैंड कर रहा हूं, ठीक है? सब कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। 7 शेल कितना है, हाइड्रोजन में 1 शेल कितना है, वो 1 शेल का कंसेप्ट कहां पर इस्तेमाल होगा, इनफाइनाइट कहां पर इस्तेमाल होगा, सब समझा रहा हूं, ठीक है? यहां पर एम्बिग्विटी क्रिएट ना करें, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। तो अगर इस तरह MCQs आ जाए कि द नंबर ऑफ शेल फ्रॉम अ स्पेसिफिक एटम आर इनफाइनाइट, इसमें कितना होगा? इनफाइनाइट। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इसमें क्या है? एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। सर इसमें एक शेल है, आप तो कह रहे हैं कि इनफाइनाइट शेल है। वेरी गुड। देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हाइड्रोजन में शेल कितना है, क्या है इसमें शेल कितना है, तो शेल इसमें इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। अब जिस शेल में इलेक्ट्रॉन हो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक शेल कहते हैं। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन वाला शेल कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेल कितना है? इलेक्ट्रॉनिक शेल। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक शेल सिर्फ और सिर्फ 1 है। एक शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन वाला शेल ये है, ये तो खत्म हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन वाला फिर नहीं रहेगा। तो मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल इसमें 1 है। लेकिन अगर आप इसी तरह बात कर ले कि हाइड्रोजन के पास कितने शेल हैं, तो आप तो शेल मतलब इससे डिस्टेंस पर मुख्तलिफ ज्यादा खींच सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास इनफाइनाइट शेल भी है। क्या है? इनफाइनाइट शेल है। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास सोडियम है, सोडियम के पास कितने शेल है, तो ये आपके पास सोडियम, ये आपके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में आपके पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और फिर आपके पास जो है इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में आपके पास शेल जो है, ये शेल आपके पास कितने हैं? ये आपके पास इनफाइनाइट है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह कर ले कि इलेक्ट्रॉनिक शेल इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल इसमें ओनली एंड ओनली 3 है। तो मतलब शेल आपके पास 2 टाइप है, एक आपके पास अपना खुद शेल है और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेल है। लेकिन ये कंसेप्ट हम इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम हर जगह इस्तेमाल करते तो फिर हमें डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपको तो करना है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इंडिकेट के लिए, आपको तो करना है, एक एक पॉइंट को जो है देखना है कि किस लेवल पर MCQs आते हैं, किस एंगल से आते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है? अब देखो, तो शेल कितना है? इनफाइनाइट है। इलेक्ट्रॉनिक शेल कितना है? हमारे पास 3 है, सोडियम। तो ये शेल जो हमारे पास है ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप है। एक हमारे पास जो है अपना शेल है, मतलब जैसे हम आम शेल कहते हैं, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल है। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक शेल है। अब जो शेल है हमारे पास ये हर एक एटम में इनफाइनाइट होगा, और जितना इलेक्ट्रॉनिक शेल है ये आपके पास 1 से स्टार्ट होकर
ये 7 पर जो है ख़त्म होते, 7 पीरियड से तो 7 शेल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 1 से स्टार्ट होकर 7 पर खत्म होते। आपके पास पीरियड नंबर 1 है तो पीरियड नंबर 1 में 1 शेल होगा। पीरियड नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास 1 शेल होगा। इलेक्ट्रॉनिक शेल की मैं बात कर रहा हूँ। पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 2 में 2 शेल होंगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल है। पीरियड नंबर 3 है, इसमें 3 शेल। पीरियड नंबर 4 4 शेल। पीरियड नंबर 5 शेल। पीरियड नंबर 6 शेल इलेक्ट्रॉनिक शेल। ठीक है, लेकिन अगर जस्ट आपसे कहे कि इसमें शेल कितना है तो इनफाइनाइट है। अब इस एमसीक्यूज को भी क्लियर करते हैं, कोई बात नहीं, शाबाश इनको लिख ले, मिटा दें। चलो मिटाते हैं। अब देखो, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, एमसीक्यूज द नंबर ऑफ शेल इन H प्लस में कितने शेल है? ऑप्शन ए आपके पास 0 है, ऑप्शन बी आपके पास जो है 1 है, ऑप्शन सी आपके पास इनफाइनाइट है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा? मुझे पक्का यकीन है आप 0 करेंगे। कंसेप्ट भी आपको समझ में आया, फिर भी आप 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आप कह रहे हो कि इससे इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, शेल ख़त्म हो गया। शेल ख़त्म नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक शेल ख़त्म हो गए। यहाँ पर शेल की बात हो रही है। कोई भी एटम आ जाए, स्पीशीज आ जाए, चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो, शेल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। सिंपल यार, आप क्यों नहीं समझते? ना कर ले, कितना है? इनफाइनाइट। क्योंकि ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप कितना शेल बना सकते हो? बना लो, जितना आप मर्जी है बना लो। अब अगर एक पर्सन आ गया और उसने यहाँ पर इसी तरह बना दिया, तो इसको तो हम इसलिए इनफाइनाइट कहते हैं ना, इसके साथ इनफाइनाइट शेल है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, अब आपका कंसेप्ट ठीक है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इन H प्लस में इलेक्ट्रॉनिक शेल कितना है? 0। ऑप्शन बी आपके पास 1, ऑप्शन सी आपके पास इनफाइनाइट, ऑप्शन डी आपके पास ऑल। फिर 0 ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल फिर 0 ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक शेल ये नहीं आया, सिंपल इस तरह आ गया कि द नंबर ऑफ शेल इन H प्लस और ऑप्शन में इस तरह आ गया कि 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी आपके पास जो है 2, ऑप्शन सी आपके पास 3। अब इस एमसीक्यू से आप क्या समझते हो? सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं है, तो अब इसका मतलब ये है कि शेल मतलब आपसे जो है टाइप मांग रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेल कितना है। सिंपल बात ये है यार, इलेक्ट्रॉनिक शेल, क्योंकि ऑप्शन से पता चलता है। देखो, इनफाइनाइट नहीं है तो मतलब शेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक शेल। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के दौरान खड़े हो जाए और फिर कहे कि ये एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है, आ जाओ एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है। आप 5 मिनट वेट करेंगे, फिर टीचर आएगा, आपसे कहेंगे कि बेटा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। आप उससे कहेंगे ये एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है, फिर आपसे कहेंगे कि ठीक है वेट करें, मैं उर्दू का टीचर हूँ, मैं जाके पूछता हूँ, फिर आपको बताऊँगा, आप वेट कर लें। तो आप इसी तरह खड़े रहेंगे, फिर 10 मिनट बाद आएगा, फिर आपसे कहेंगे कि एमसीक्यूज ठीक है बेटा, तुम में प्रॉब्लम है, तो 15 मिनट आप ज़ाया करेंगे। एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन को देख लें, खुद पता चलता है कि इसमें इनफाइनाइट नहीं है, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक शेल कितना है? 0 है। सिंपल सी बात है यार, समझ रहे हो? ठीक है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में शेल कितना है? शेल इसमें इनफाइनाइट है। अगर ऑप्शन इस तरह आ जाए कि इसमें 2 है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन सी इसमें 4 है, ऑप्शन डी इसमें 3 है, तो कौन सा ऑप्शन आप करेंगे? अब इसमें इनफाइनाइट नहीं है, तो मतलब द शेल इन मैग्नीशियम, अब आपसे इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात कर रहा है, तो ये ठीक है। अगर इसकी जगह ऑप्शन इस तरह आ जाए कि 2 है, ऑप्शन बी इनफाइनाइट है, ऑप्शन सी आपके पास 1 है, ऑप्शन डी आपके पास जो है
0 है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में आपसे मैग्नीशियम में जो शेल मांग रहा है वो इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब शेल, सारे शेल की बात कर रहा है। तो एमसीक्यूज को देखना है, बच्चा ना बने, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर हम ये शेल का जो नेम है ये के से क्यों स्टार्ट करते हैं, KLM N इससे क्यों स्टार्ट करते हैं, हम ABCDEFG इससे क्यों नहीं स्टार्ट करते? ये तो इजी कंसेप्ट है यार। सबसे पहले ये जो शेल डिस्कवर हो गया तो उस वक्त साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया कि शायद इससे करीब भी न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको शेल कहलाता है ना। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये तो न्यूक्लियस से कुछ फासले पर होगा। तो साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि इसके करीब भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन डिस्कवर उस वक्त उसने नहीं किया था। तो लिहाजा उस वक्त उसने कहा कि ये के है, अगर इसके अलावा हो गए तो फिर हम उसका नीचे वाला अल्फाबेट का नाम देंगे। ठीक है, सिंपल इसमें क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब यहाँ तक कंसेप्ट तो आपको समझ में आया कि कितने नंबर ऑफ शेल होंगे और इनफाइनाइट कब होंगे, 0 कब होंगे, और पीरियोडिक टेबल में जितने नंबर एलिमेंट है वो ऑप्शन में कब करूँगा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए हमारे पास एक एटम है, इसमें शेल नंबर 1 है जो के शेल है, फिर हमारे पास शेल नंबर 2 है, हमारे पास L है, फिर शेल नंबर 3 है हमारे पास KLM है हमारे पास। तो के शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह हमारे पास L शेल है, तो L शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन हम पॉइंट करते हैं इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एक शेल में हम इलेक्ट्रॉन पॉइंट करते हैं 2n² फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में अगर आप 2n² कर ले तो 2n की जगह 2, तो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे 8 आता है। इसी तरह आपके पास M शेल है, तो M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो 3 नंबर शेल है, 2 को मल्टीप्लाई कर ले 2, तो 3 3 9, यहाँ पर आपके पास 3 3 9 9 2 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। इधर के LM N शेल है, तो N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2, और ये आपके पास क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर 4, ये 2 और ये मल्टीप्लाई 2, 4 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट ये करते हैं कि सर ऑक्टेट रूल के मुताबिक हम ये कहते हैं कि एक एटम हमारे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करेगा, तो फिर क्यों हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो M शेल है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, N शेल है हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सर क्यों? देखो कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही कि ऑक्टेट रूल जितना भी है ये ज़्यादातर सिंपल जो मॉलिक्यूल है इसके लिए ओबे होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल देखो हमारे पास, हम पीरियोडिक टेबल में मुकम्मल डिटेल के साथ करेंगे कि हमारे पास जितने भी पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट है जो हाइड्रोजन और हीलियम है, फिर हमारे पास जो सेकंड पीरियड में आते हैं तो इसमें हमारे पास लिथियम है, Li, और ये हमारे पास बक, नाप, ये है हमारे पास, तो इसमें 2 शेल आते हैं। ठीक है, अब अगर आप तीसरे वाले पर आ जाए, नाइला, मॉर्गन, और ये आली, सॉरी ये हमारे पास नाइला, मॉर्गन, आली बिल्कुल से प्यार सारा कर रही है, ये है हमारे पास, तो इसमें 3 शेल है। तो अब जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 1 में ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप नंबर 1 के में जो सोडियम आते हैं 3rd पीरियड में और डायरेक्ट इसके शेल में जो है आप जो है 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, नहीं, इसी तरह आप जाएंगे तब एक एक ग्रुप आप चेंज करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ग्रुप नंबर 8 पर आ जाएं तो वहां पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, अब आपके पास कुछ एलिमेंट डिस्कवर है ही नहीं। इसी तरह 3 पीरियड वाला, 3 शेल वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, डिस्कवर है ही नहीं, तो क्या करें यार, बाकी 3rd शेल में आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर 4th पीरियड पर आप आ जाए तो फिर 4th पीरियड में आपके पास 3rd शेल में एग्जैक्टली आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि इसमें D सबशेल का कंसेप्ट आता है, ये आते हैं। ठीक है, फिर 4th में आपके पास जो है हाफ इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं,
बाकी वो ट्रांजिशन एलिमेंट इसका कंसेप्ट यहाँ पर आते हैं। आपको सिर्फ समझना है कि हाँ बिल्कुल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह 2n² फार्मूले के मुताबिक करना है। 2n² फार्मूला गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऑक्टेट रूल सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए ओबे होता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? ठीक है, शाबाश, इनको कर ले, मिटा दें। चलो मिटाते हैं। अब अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, एमसीक्यूज आपके पास आ जाए, द टोटल नंबर ऑफ शेल in Na of NaCl, in Na of NaCl, ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए आपके पास है 2, ऑप्शन बी आपके पास है 3, ऑप्शन सी आपके पास है, देखो मैं इस तरह करूँगा। चलो अगर ऑप्शन आपके ऐसे आ जाए कि 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी आपके पास 0, इस तरह है। अगर ये ऑप्शन ना होता और इस तरह आ जाए, ऑप्शन ए आपके पास 2, ऑप्शन बी आपके पास इनफाइनाइट, ऑप्शन सी आपके पास 0 और ऑप्शन डी आपके पास 3, ये दोनों कंसेप्ट आते हैं। अगर ऑप्शन ये होता, मतलब इसको आप अभी बोल दे, ठीक है, ये ऑप्शन होता तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? शाबाश, देखो हमारे पास Na एटम है, ये क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बनाता है। अब Na के पास आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है और ये थर्ड पीरियड में है, तो लिहाजा इसमें 3 शेल है। क्लोरीन ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, तो इसमें भी 3 शेल अवेलेबल है, ठीक है। अब सिर्फ बात यह है कि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उतना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को देता है। अब जब इसको देते तो इसमें ऑलरेडी अपना तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नीचे वाले में इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने सिर्फ इस वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। वैलेंस शेल इसको कहते हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला शेल हो, ठीक है। अब देखो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट का ऑप्शन नहीं है। अगर इनफाइनाइट का ऑप्शन होता तो मैं इनफाइनाइट करता, लेकिन इस ऑप्शन में एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब ये है मुझसे इलेक्ट्रॉनिक शेल से के हवाले से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये शेल तो इससे गया, ठीक है, इसके साथ अब ये शेल नहीं है, मतलब यहाँ पर आ गया, तो इसमें 2 शेल जो है बाकी रह गए, ठीक है। इसमें कितने शेल बाकी रहे? 2 शेल बाकी रह गए। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आपके पास अब प्लस हो गया और इसमें शेल का इजाफा नहीं हुआ, इस शेल में इलेक्ट्रॉन कम था, ठीक है, तो इसमें अपना वो 3 शेल जो है प्रेजेंट है, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, तो लिहाजा ये आपके पास नेगेटिव। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव का अपने पास अट्रैक्शन, और इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो मतलब NaCl में Na के साथ कितना शेल है? 2 है, और ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल के हवाले से। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो फिर तो इनफाइनाइट ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट जहाँ पर रही है इनफाइनाइट स्टैंडर्ड है, डॉन है, इनफाइनाइट को कर ले। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करें कि Cl के पास इलेक्ट्रॉनिक शेल कितना है, अगर Cl का और ऑप्शन ये था तो फिर 3 आता, क्योंकि यहाँ पर उसने शेल लॉस नहीं किया है, ठीक है, सेम यही कंसेप्ट था। अब अक्सर एमसीक्यूज ऐसा आता है, देखो एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम या इन हाइड्रोजन of HCl, the valence electron in hydrogen of HCl are ऑप्शन ए आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी आपके पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? शाबाश, मुझे पक्का यकीन है आप जो है 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन करेंगे ना, गलत है सर, बार बार डीमोटिवेट करते हो। नहीं मोटिवेट करता, आपका कंसेप्ट सिर्फ ठीक करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज आ जाए, अगर इस एमसीक्यूज का कंसेप्ट मैं कर लो ना, फिर आपको जो भी फार्मूला देगा आप सही करेंगे, क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए HCl है हमारे पास, HCl है। अब HCl में आप देखें तो ये हाइड्रोजन आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन आपके पास क्या है, ये भी आपके पास नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा आपके पास, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा भी शेयर करेगा। तो मतलब इसने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास भी है, इसके वैलेंशियल में भी है और इसके वैलेंशियल में भी है। लिहाजा हाइड्रोजन के वैलेंशियल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपसे क्वेश्चन करें द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन ऑफ HCl के हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड उसने बनाया है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंपल आपके पास जो एटम है, फ्री एटम आ जाए कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो फिर 1 ठीक है। लेकिन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन ऑफ HCl आ जाए तो इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड उसने बनाया, अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शामिल है। तो लिहाजा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। अगर आप क्लोरीन को देखें, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन ऑफ HCl, क्लोरीन के पास अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो 7 था, क्योंकि ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं। हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी आप गिन सकते हो, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर MCQs आ जाए कि आपके पास नाइट्रोजन है, NH3 है, क्या है आपके पास, NH3 है। ये आपके पास नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के वैलेंशियल में भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक अपना एक नाइट्रोजन वाला। इसका भी जो है वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करें कि नाइट्रोजन वाले में कितना होगा, नाइट्रोजन के वैलेंशियल में कितना होगा, तो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करते हैं। इसके वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन अपना है और एक हाइड्रोजन का, एक इसका, एक इसका। तो अब ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के पास कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कौन से वाला, वैलेंशियल वाला। ठीक है, वैलेंशियल वाला 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक कंसेप्ट आपको और कर लो कि यहाँ पर आपके पास अगर ऐसा आ जाए, आपके पास NaCl आ जाए, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Na ऑफ NaCl, ऑप्शन ए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी आपके पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन। इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता, लेकिन आ जाए ठीक। अब देखो Na और Cl है आपके पास, तो Na आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल है। क्या है आपके पास, मेटल है। क्लोरीन आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है। और नॉन मेटल और मेटल वाला बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में सर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लिहाजा सोडियम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखो सोडियम में कितने वैलेंशियल थे, 1 2 और 3 वैलेंशियल थे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें था, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें था। अब देखो इसने ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ भी 3 शेल है, ठीक है। इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंशियल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये इलेक्ट्रॉन उसने उसको दिया, ठीक है, ऐसा बन गया। ये आपके पास जो है एक शेल प्लस इस तरह, ठीक है, मैं इस तरह लिखूंगा, चलो ये आपके पास सोडियम एक शेल, दूसरा शेल, 2 शेल रह गए क्योंकि तीसरे वाले से तो इलेक्ट्रॉन गया। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच गए और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। क्लोरीन को दिया, क्लोरीन आपके पास ये क्लोरीन एक शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल भी। अब इसका वैलेंशियल कौन सा है, इसका ये लास्ट वाला ये वैलेंशियल है। अब यहाँ पर इस शेल से इलेक्ट्रॉन गए,
अब ये वैलेंस शेल नहीं है, इसके पास अगरचे शेल और एक्स्ट्रा है लेकिन वो वेकेंट है। इनफाइनाइट के कंसेप्ट पर आप कह सकते हो, लेकिन वो वेकेंट है। अब वो वैलेंस शेल नहीं होगा। वैलेंस शेल हम इसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और लास्ट वाला हो, ठीक है। तो अब इसका वैलेंस शेल ये है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अब है? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन में भी 8 कंप्लीट हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा आयनिक बॉन्ड की केस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर आप देख लेंगे इसमें 8 आता है, कौन सा आता है, कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक हो सकता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट यही है, इसका कंसेप्ट यही है। कोवेलेंट बॉन्ड की केस में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड की केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लिहाजा आप वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के साथ आप गिन लेंगे। आयनिक बॉन्ड में एक एटम का शेल लॉस होता है, दूसरे का शेल लॉस नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में शेल लॉस नहीं होता क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, सेम शेल में शेयर होता है, तो इसमें शेल जो है लॉस नहीं होगा, उसमें शेल सेम होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब शेल से स्टार्ट लेंगे कि सब शेल हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है। इन सब का हम डिटेल से स्टडी करेंगे और एक लंबा लेक्चर उन पर भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। और इसमें भी और भी बातें हैं लेकिन फिर वो हम क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था शेल का। अरे सर ये बेसिक था, इसमें एडवांस कैसे होगा? बताएंगे, क्वांटम नंबर में बताएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मुकम्मल डिटेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ जो है शेल पर है, इसी तरह फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर सिर्फ सब शेल पर है, फिर इसके अलावा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सिर्फ ऑर्बिटल पर है, तो वहाँ पर भी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को रिपीट किया। ये सब आपके जो है 9-10 वाला जो है कॉन्सेप्ट है, लेकिन एमसीक्यूज इससे आते हैं तो क्या करें यार। और स्टूडेंट अक्सर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को गलत करते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट तो काबिल स्टूडेंट्स को आते हैं, लेकिन काबिल स्टूडेंट को ज़्यादातर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये नहीं आते, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। तकरीबन आप देख ले रात का 1 बजा हो रहा है, तो मैं भी सोने जा रहा हूँ। और मुझे भी दुआ करते रहे, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि अपने लिए ख़ुद फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। पॉजिटिव रहे ताकि आपको कामयाबी सक्सेस मिले और लाइफ में आप कामयाब बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, इंजीनियर बन जाओगे, जो भी आपका सपना है अल्लाह आपको वो बने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।